नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे में आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को होगी सॉल्व करने की कोशिश। तो एलिफिस ब्रोकिंग के और हमारे सर्किट गुरु राजेश सतपुते साहब होंगे जो आप लोग की क्वेरीज में मदद करेंगे आप सबकी। साथ साथ मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हेडलाइंस के बाद मेंशन करूंगा, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। शानदार शुरुआत के बाद ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ बाजार। निफ्टी 9,950 के नीचे। एक्सिस बैंक, आईटीसी और टाटा मोटर्स ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 400 पॉइंट फिसला। आज नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज। लगातार 3 दिनों की तेजी में करीब 7% दौड़ा शेयर। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस पर 1800 के लक्ष्य के साथ री रेटिंग की जताई संभावना। तो जो कंपनी कंज्यूमर अप्लायंसेस में है, किचन अप्लायंसेस हैं, तो वो सारे क्षेत्र बहुत अच्छे करेंगे। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह ने कहा 2 से 3 महीने पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा समय। कंज्यूमर, किचन अप्लायंसेस, हेल्थ, वेलनेस से जुड़े शेयरों में निवेश की दी सलाह। टीटी के प्रेस्टीज, जाइडस वेलनेस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टॉप पिक्स। मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। इंडेक्स करीब 2% उछला। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में करीब 3 से 4% का उछाल। मुनाफे की पिच पर हिट हुए नए खिलाड़ी। हेमंत का खिलाड़ी सोनाटा सॉफ्टवेयर 5% दौड़ा, तो नीरज के प्लेयर जेंसार टेक्नोलॉजीज ने लगाई 11% की छलांग। और मॉनसून की तेज चाल जारी। महाराष्ट्र के बाद एमपी और यूपी में भी दी दस्तक। 15 जून तक बारिश सामान्य से करीब 30% ज्यादा। चलिए पहले लेकिन भारतीय बाजारों की चाल के साथ शुरुआत करते हैं। और आज सुबह मैं कह रहा था कंगारू मार्केट्स हो गए हैं, ना बुल मार्केट ना बियर मार्केट। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कंगारू की तरह एक दिन उछलते हैं, दूसरे दिन गिरते हैं, तीसरे दिन उछलते हैं, चौथे दिन गिरते हैं। तो कल हमने देखा था कमजोरी भारतीय बाजारों में 160 पॉइंट का दबाव था, तो उसके सामने आज 110 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मोमेंटम है, लेकिन यह जरूर फैक्ट है इस समय का कि दिन के हाईज से हम ठंडे पड़े। आज दिन के हाईज थे 10,040, 10,050 के। उन हाईज से ठंडे पड़ के जो आज की गैप अप के बाद इंट्राडे रेंज थी, उन रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड पे इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये गैप अप क्यों मिला, मजबूती क्यों देखने को मिली कल के प्रेशर के बाद? पहला रीजन कि अमेरिकन मार्केट्स में कल के लो से बड़ी रिमार्केबल रिकवरी वहां के सेशन में देखने को मिली। 900 पॉइंट का स्विंग था दिन के लो से। और ध्यान रखिए, डाउ फ्यूचर्स आज भी इंडिकेट कर रहे हैं 300 साढ़े 300 पॉइंट की मजबूती अमेरिका में फिर से देखने को मिलेगी। और ग्लोबली हो क्या रहा है, सेंट्रल बैंक एक्शंस रडार पे, यूएस फेड की तरफ से जो बयान आते हुए उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी सिस्टम में। और तो लिक्विडिटी होगी तो पैसा होगा, तो फिर दिक्कतें छुप जाती हैं। पैसा चेस करता है स्टॉक्स को। यूएस में वही हो रहा है। उभरते मार्केट जहां पे एक्सेस लिक्विडिटी ज्यादातर चैनलाइज होती है, हमारे जैसे बाजार, उनको फिर लिक्विडिटी का फायदा मिलता है। इसलिए ऑप्टिमिज्म में गैप अप के साथ शुरुआत हुई और अभी भी हम हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मोमेंटम को फिर से निफ्टी बैंक लीड कर रहा है 1.25% से ज्यादा का गेंस निफ्टी बैंक में। हालांकि वो भी दिन के हाई से जैसे निफ्टी करेक्ट हो रहा है, वैसे ही निफ्टी बैंक में भी आप देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव। फार्मा और टेलीकॉम को छोड़ के ज्यादातर लार्जली सारी सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। मेटल्स खासतौर पे आज के सेशन की हाईलाइट है, क्योंकि जो आज तेजी है वो ग्लोबली इंड्यूस्ड रीजन से है।
तो मेटल्स ऐसे में आमतौर पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। आपकी स्क्रीन पे जेएसडब्ल्यू स्टील तो वैसे भी फ्लैश चल रहा है कि प्लेज शेयर्स प्रमोटर ने छुड़वाए, वैसे तमाम मेटल स्टॉक्स वैसे ही आउट परफॉर्म आज के सेशन में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय हाईलाइट यह है कि 9900 के थ्रेशोल्ड के आसपास, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ ऊपरी से ठंडे पड़ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी बैंक को लेकर कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेड है? राजेश जी, गुड आफ्टरनून सर। आशीष, मुझे लगता है कि हम लोग एक कंसोलिडेशन में है। अगर आप निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखो तो आज जैसे खुला वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, कल जहां गिरा वहां से बाइंग शुरू हुई, तो ये मार्केट एग्जैक्टली कॉन्ट्रा चल रहा है। तो आपने बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल किया, कंगारू मार्केट। हम कंगारू मार्केट में है, तो जो आपको दिखता है वो बाजार नहीं करेगा। तो उस लिहाज से सोचे तो प्रोबेबली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा बाजार एक दायरे में है। तो यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव कैच करें तो दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। और हमने देखा भी है, हम पिछले कई दिनों से आपके साथ शो कर रहे हैं, और हमने जहां जहां होल्ड बोला तो आप देखो कहीं स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हो, उनको इनफैक्ट एग्जिट मिल रही है, कहीं पे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो एक स्टॉप लॉस के साथ अपना पिक लेना है, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट के साथ काम करना है। तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। बिल्कुल ठीक बात। तो मार्केट से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें। भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन के मोड में इस समय नजर आ रहे हैं, और जब स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखिए किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है, और मार्केट ब्रेथ अभी भी 2:1 का रेशियो है। यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2/3 बाजार अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इस तरह की ब्रेथ है, तो इस तरह का स्टॉक स्पेसिफिक रुझान आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कल भी जब हमारे तगड़ा करेक्शन था, ये ब्रॉडर मार्केट जो थे वो दरअसल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। मार्केट ब्रेथ आपको याद होगा कल भी 1 for 1 की थी। तो ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ थी, लार्जली लार्ज कैप रिस्ट्रिक्टेड था, और उसी पॉकेट में आप कंसोलिडेशन इस समय आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स हरकत में। अच्छा, इस बीच एक काम करते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स की बात हुई है तो ब्रॉडर मार्केट्स का इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करना चाहता हूं। जरा वो मिड डे जैकपॉट का स्टिंग प्ले आउट करें, फिर वो स्टॉक मेंशन करता हूं। ये जो स्टॉक आज मेंशन करने जा रहा हूं, गजब की फंडामेंटल वाली कंपनी, अपनी स्पेस की दिग्गज कंपनी है, और तगड़े प्राइस और वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहा है वो भी मैं मेंशन करूंगा। कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। ये कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, और बीएसई पे जो कोड है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। और इस स्टॉक में तगड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनरेगा पहले सरकार उसमें चैनलाइज कर रही थी पैसा। अब कहा जा रहा है कि लार्जली जो पैसा पंप इन करा जाएगा जल जीवन मिशन में करा जाएगा। और इनफैक्ट इस साल 30,000 करोड़ रुपीस जल जीवन मिशन की जो सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है उसमें डालने की तैयारी करी जा रही है। और रिपोर्ट्स के चलते ही हमने देखा है ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन तगड़ा स्टॉक में बनना शुरू हो गया है। दरअसल तैयारी हो रही है कि कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी को कैसे पटरी पे लाया जाए, कैसे मनी पंप इन करा जाए। और क्योंकि इस बार की फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन है, इसीलिए कहा जा रहा है इस तरह का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन स्कीम में होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें, ये स्टेट्स के साथ 50-50 शेयरिंग प्लेटर पे ये स्कीम है। यानी कि एक्चुअल इन्फ्यूजन जो होना है जल जीवन में, इससे कहीं ज्यादा क्वांटम में जब स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा तो कहीं ज्यादा क्वांटम में वो कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी है क्या? पायनियर है इस देश में वाटर ट्रीटमेंट के धंधे में। 5 दशकों की लेगेसी है इस कंपनी के पास। इंटरनेशनली ये कंपनी रिकॉग्नाइज की जाती है। मुंबई हेडक्वार्टर्ड, 6 मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज इस देश में, एक बांग्लादेश में, एक यूएई में। इस तरह का स्प्रेड है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का सर्विस नेटवर्क है इस कंपनी के पास। 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं इस कंपनी के। मार्की क्लाइंट लिस्ट है इस कंपनी के पास, और बड़े बड़े जो सेटअप है इस कंपनी के साथ हुए हैं। और आपने जीरो बी, आप लोग उससे ज्यादा एसोसिएट करेंगे। जीरो बी का नाम सुना था, नलों में हम लोग लगाते थे वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह। जीरो बी वो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था इस कंपनी का, वो इसी कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है जीरो बी। साल के हाईज 1070 के हैं, और इस तरह की कंपनी साल के हाई से कहीं नीचे इस समय आपको कामकाज 30% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज करती हुई नजर आएगी। और क्या फाइनेंशियल्स पकड़ रही है कंपनी। अब लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यूज 54% का जंप, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़े, और मुनाफा 26 करोड़ पहुंच गया 7-8 करोड़ का। यानी कि 230% का मुनाफे में उछाल देखने को मिला है। बैलेंस शीट देखिए, 37 करोड़ का कैश,
270 करोड़ का बैंक बैलेंस, कुल मिलाकर 310 करोड़ रुपए कैश और बैंक के तौर पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 27 करोड़ रुपए की। और इस कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का ही आपको नजर आएगा इस समय। एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब की भी पसंदीदा कंपनी है, 5% से ज्यादा राकेश झुंझुनवाला साहब के पास है। प्रमोटर होल्डिंग में जो आपको बदलाव नजर आ रहे हैं, नॉन पब्लिक नॉन प्रमोटर क्लासिफिकेशन हुआ है प्रमोटर होल्डिंग का, इसीलिए वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। कोई प्रमोटर का स्टेक प्लेज नहीं है और बिल्कुल एप्ट टैगलाइन है इस कंपनी की, रिफ्रेशिंग द प्लैनेट, और वही ये काम कर रही है पानी के लिए। इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। ये जल जीवन मिशन हुआ और तमाम सरकारी स्कीम्स और वैसे भी वाटर कंजर्वेशन की जो बात करी जाती है, ये कंपनी अब लाइमलाइट पे आती हुई नजर आएगी। इसकी पीयर जो थी उसको लेकर तमाम कंसर्न सामने आने शुरू हुए, उसके बाद से तो इसने और टूल पकड़ना शुरू करा है। मुझे लगता है आयन एक्सचेंज जैसी कंपनी जल जीवन मिशन की बेनिफिशियरी होती हुई नजर आएगी। सतपुरे सर, इसका चार्ट चेक, क्योंकि इस खबर के बाद प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है स्टॉक में तगड़ा, तो अगला पड़ाव क्या होगा इस स्टॉक का? आशीष, उसके पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कल हमने शक्ति पंप्स की बात की थी, कल या परसों, और तभी हमने कहा था कि रुक रुक के चलेगा। हाँ सर। आपके बात करने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का पॉज लेगा और उसके बाद देयर विल बी अ ब्लास्ट। और देखिए, आपने करीबन 170 पे बात की थी, 165 पे बात की थी, और आज उसने 210 किया 2 दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से एक आयन एक्सचेंज का जो पैटर्न है, इनफैक्ट मैं यही कहूंगा शक्ति पंप से और शक्तिमान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम के साथ जिस लेवल से जिस तरह से स्विंग्स बन रहे हैं, मेरे हिसाब से आशीष इसका टारगेट बनता है करीबन 800-810 का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं वही चेक कर रहा था। यस, देखिए 20% का सर्किट इसका 806 का बनता है। कल का अगर आप ओवरऑल देखें इसका जो डिलीवरी पैटर्न, तो 76% डिलीवरी मार्क हुई। तो मेरे हिसाब से आयन एक्सचेंज डेफिनेटली मेरे रडार पे आ जाएगा अभी, जैसे कि मैं आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो आयन एक्सचेंज मेरे हिसाब से 20% का सर्किट कैंडिडेट है। ये करीबन 810 का टारगेट लेके काम करे, इजीली अचीवेबल। बिल्कुल, आप ये कंपनी फंडामेंटली भी गजब की है, तो मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं, शक्ति पंप से ज्यादा शक्तिमान काउंटर है फंडामेंटली। शक्ति पंप हाईलाइट करने का रीजन ये था कि उसके साथ तमाम टेलविंड्स थी, पॉजिटिवनेस था और वैल्यूएशन में करेक्शन था। तो अगर वो स्टॉक बहुत तूल दिखा रहा है तो वो फिर इसलिए मैंने ट्वीट करके भी लिखा था कि कोर पोर्टफोलियो बेट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इस समय मौके अच्छे दे रहा है एंट्री पाने के एक मीनिंगफुल अपसाइड्स के लिए। पर आयन एक्सचेंज जैसी कंपनी तो खैर फंडामेंटली भी क्लास है, इस स्टॉक को आप रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लीजिए क्विकली, तो समय निकलता चला जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब कोलकाता से पार्थ जी जुड़ चुके हैं क्या? हाँ, तो पार्थ रे साहब जुड़ रहे हैं कोलकाता से। पार्थ जी, स्वागत है सीएनबी से आवाज पर। सर सवाल पूछें। चलिए, पार्थ जी का सवाल दिखा दीजिए स्क्रीन पे। पार्थ जी जुड़ नहीं पाए, मैं आ रहा हूं अगले पे। पहले इनका जो सवाल था एसएच केलकर, एसएच केलकर इसलिए भी मेंशन कर देता हूं क्योंकि ये या तो मिड डे था या सुबह वाला, एक इसको हाईलाइट किया हुआ है हमने फंडामेंटल्स के चलते। एसएच केलकर 150 स्टॉक्स हैं 71 के भाव पे खरीदे हुए, और एसएच केलकर को लेकर तो आज भी खबर आई है कि कल फिर प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है। तो ये स्टॉक हाईलाइट इसीलिए किया गया था कि ये स्टॉक रह रहे के यहां से अब अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड्स दिखाएगा। तो एसएच केलकर का स्टॉक जरा स्क्रीन पे लाइए। 71 की बाइंग है, 72 73 पे चल रहा है। एसएच केलकर क्या करना चाहिए? आपको याद होगा सतपुते सर, ये हाईलाइट किया था, इसी वजह से किया था कि प्रमोटर्स ने पिछले 15-20 दिन में बहुत तगड़ी बाइंग करी थी। अब उसके ऊपर कल फिर खरीदारी कर ली है प्रमोटर्स ने, क्या करना चाहिए? आशीष, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ। मंथली चार्ट पे आपको दिखता है कि जिस तरह से इसमें पिटाई हो चुकी है और जिस तरह से इसने बॉटम लगाया है करीबन 60-65 के आसपास, तो टेक्निकली मेरे हिसाब से बॉटम तो यहाँ पे लग गया। रही बात अभी एंट्री, तो जो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे, जहां ये करेक्ट हो जाए बाजार के सामने, तो वहां पे आप इसे ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्ट्रेटेजी एज अ बायर। रही बात उनकी पोजीशन की, पोजीशन में मेरे हिसाब से क्लियर कट होल्ड है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी तो यही कहूंगा कि अगर आपको करेक्शन में मिले 65-67 जो भी लेवल पे, तो आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसका जो टारगेट दिखता है आशीष 90 का, तो मुझे इमीडिएट दिखता है, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से देखें, यानी अगर आप उसको 4 महीने 6 महीने का वक्त दे, तो करीबन 120 से 130 का टारगेट दिखता है। और ऐसा ही मुझे ये दिखा था जब लोगों ने खादिम की बात की थी।
तो सेम पैटर्न कहीं ना कहीं एसएच कैरेक्टर में मुझे करंट लेवल से दिखता है, तो इसे क्लियर कट होगा। हाँ, प्रेशर बहुत तगड़ा झेला है इस काउंटर ने। फिडेलिटी एग्जिट कर रहा था, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स थे और उससे एग्जिट कर रहा था, तो प्रेशर आया था। लकीली वो स्टेक जो है प्रमोटर्स ने खरीदा, स्टेक जो है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल जैसी मार्की इन्वेस्टर्स ने खरीदा, और अब वो प्रमोटर्स और भी बाइंग कर रहे हैं क्योंकि प्रमोटर का स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो भी एक्सेस कैश होगा हम कंपनी में स्टेक इनहैंस करने में लगाएंगे। तो वो खरीदारी के चलते ये स्टॉक, और वाकई बहुत स्वीटली पोजीशन है, रडार पर रखिएगा। हेमंत तो मुझे याद है इससे कहीं पहले स्टॉक को रडार पे ला चुके थे, जब मैंने मिड डे जैकपॉट पे लाया था उससे पहले उन्होंने मेंशन करा था जब वो सेलिंग चल रही थी, और क्या मूव करा है ये स्टॉक वहां से। ठीक है, अगला जो सवाल है मुंबई से कैलाश भाटिया साहब का है। कैलाश जी गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हाँ सर, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, मेरा सवाल महिंद्रा हॉलीडेज सर आवाज आ के रही है ऊपर कैलाश है। जी? आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरा सर, सवाल loud and महिंद्रा clear। हॉलीडेज के महिंद्रा ऊपर है। हॉलीडेज पे सवाल है, खरीदा हुआ है? हाँ, मेरे हाँ एवरेज प्राइस है। ठीक है। हाँ वो तो लैग क्या आ रहा है करना काफी। चाहिए? डायरेक्टर साहब ठीक है, सवाल स्क्रीन पे आ गया है। महिंद्रा हॉलीडेज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 172 शेयर्स, 292 की बाइंग है, 292 की बाइंग है, और ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से 160 165 के जोन्स पे चल रहा है। तो होटल स्टॉक्स खैर किसी को पता नहीं था पैंडेमिक के चलते, पैंडेमिक आएगा पहली बात, तो फिर पैंडेमिक के चलते क्या धंधा ही बंद हो गया, और अब पता नहीं हॉलीडेज के लिए लोग कब स्पेंड करना शुरू करेंगे, कब जाने शुरू करेंगे। और वो बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, चैलेंजिंग सिनेरियो है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स, इस तरह की हॉलीडे चेन्स, इनके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग है इस समय। हालांकि मैनेजमेंट से कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी नो योर कंपनी में, तो वो कह रहे थे होपफुल हैं कि जल्द ही पिकअप होता हुआ नजर आएगा। खैर आई हैव स्टिल माई डाउट्स कि किस हद तक पिकअप होगा, लेकिन ठीक है। इस बीच महिंद्रा हॉलीडेज सर 165 पे सतपुते सर, फंडामेंटल चैलेंजेस अपनी जगह, ये इनकी बाइंग से तो बहुत नीचे चल रहा है। क्या करूं अगर मेरा इन्वेस्टमेंट था और मेरी बाइंग काफी ऊपर की हो गई 292 की? आशीष आपने बिल्कुल सही कहा, ये अगर फंडामेंटल चैलेंज है तो मैं भी आपके साथ हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली भी बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एग्जिट है, एग्जिट ऑन राइज, सेल ऑन राइज, आप जो भी कहें। स्टॉप लॉस मैं फिलहाल यही बोलूंगा उन्हें कि 150 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि 150 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी इसने अगर फ्रेश लो बनाया इस लेवल से, तो फिर ये टूटेगा और टूटेगा, प्रोबेबली 100 110 तक फिर फिसलेगा। सो पॉइंट इज दिस इज अ सेल ऑन राइज फॉर मी। सिर्फ मैंने यही कहा 150 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल होल्ड रखे, और पुल बैक में जहां आपको 190 180 जो भी भाव मिले, 190 का इसका 200 डीएम है, तो 180 190 के बीच में अगर यहाँ पे रैली मिले तो आप एग्जिट करें। एग्जिट और राइज की स्ट्रैटेजी रखिए। कई सारे ऐसी पॉकेट, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर विजिबिलिटी नजर आती है ना, तो विजिबिलिटी वाले सेक्टर्स में ज्यादा दाव लगाने का इस समय। बीटन डाउन स्टॉक्स, ट्रेडिंग का मन, मूड अच्छा है, वो अलग कहानी होगी। तो एग्जिट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इस समय महिंद्रा हॉलीडेज पे सर कुछ बेहतर विकल्प पे हमें इस समय फोकस करना जरूरी है। अच्छा, अगले ये मुंबई से सवाल था, अगला दिल्ली से है। हरेंद्र कुमार शर्मा साहब जुड़ते हुए। हरेंद्र जी स्वागत है सीधी सी आवाज पर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर। ये ओरिएंट पेपर का मेरा बाइंग है 21.15 का, 21.15 का, और 1300 रुपीज, 1300 शेयर्स है मेरे पास ओरिएंट पेपर। नहीं समझा, 21 रुपए की, 21 रुपए 15 पैसे की बाइंग है, 1300 शेयर है आपके पास। 15 पैसे की ये हरेंद्र जी आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था या मन था थोड़ा लॉन्ग टर्म रखने का? नजरिया क्या है? नहीं सर, नजरिया लॉन्ग टर्म ही है, 3 मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। नहीं 3 मंथ लॉन्ग टर्म नहीं हुआ सर, है ना, हम लोग की डेफिनेशन में 3 मंथ मतलब पोजिशनल ट्रेड का नजरिया है। राजेश जी सही है ना ऐसा कहना? तो पोजिशनल ट्रेड का नजरिया 19.5 की बाइंग, 19.5 पे स्टॉक चल रहा है, 21 रुपए के ऊपर की बाइंग हुई थी इनकी। अब जानना चाहते हैं करेगा ये, देखिए इंटरेस्टिंग है। हम लोग मुंबई में और दिल्ली में ज्यादातर लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो क्वेरीज भी वहीं से आ रही है, लोग घर पे बैठे बैठे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त करने का सही समय है ये, जब आप लोग लॉकडाउन में घर पे हो। तो राजेश सर क्या करना चाहिए ओरिएंट पेपर में? आई थिंक आशीष, ओवरऑल पेपर इंडस्ट्रीज पे सब लोग बुलिश ही है, ऐसा कोई नहीं मुझे लगता कि बहुत ज्यादा बेरिश साउंड होता है।
तो जैसे कि सेक्टर वाइज अगर बोले तो मुझे लगता है कि सेक्टर तो बढ़िया उन्होंने चुना है, तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें बने रहना चाहिए। देखिए मैंने 3 महीने के होराइजन से उनको एक टारगेट दिया है 24-25 24-25 रुपए तक जाएगा, स्टॉप लॉस 18 का मेंटेन करेगा। ठीक बात, ये रही आपकी ओरिएंट पेपर पे स्ट्रैटेजी। अच्छा, अगला सवाल जो है वो आंध्र प्रदेश से सूर्य नारायण गुप्ता साहब का है। गुप्ता सर स्वागत है, सवाल पूछें सर। अरे यार, ये मेरा एक कोल इंडिया का 200 शेयर है। कोल इंडिया सर, हाँ हाँ, वो बाइंग 143.95 कोल इंडिया है। 200 शेयर लिए हैं आपने सर, किस भाव पे लिए हैं अंदाजा देंगे? हाँ 143.95, अप्रोक्स 144। 144 पकड़ लेता हूं मैं आसानी के लिए। और ये सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कोल इंडिया या कोई और वजह से लिया था? नहीं, मैं तो लिया था क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो अचानक रेट घट गया। इसको क्या करना चाहिए, इसका क्या पोजीशन है सर, बताइए एक बार। ट्रेडिंग का मन था, ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाए। ऑब्वियसली 11 साढ़े 11 रुपए इनकी बाइंग से नीचे आ गया है कोल इंडिया। और कोल इंडिया के साथ नर्वसनेस का कारण समझिए, आज भी मेरे ख्याल से कोल इंडिया लाल निशान में कामकाज कर रहा है। कोल इंडिया के सामने आपने ट्रेडिंग करी, लॉन्ग करा और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और एक बड़ी खबर आनी है, परसों प्रधानमंत्री मोदी कमर्शियल कोल माइनिंग का इस देश में इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो कोल इंडिया के सामने चैलेंजेस और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आती हुई नजर आएगी। कितनी आएगी अलग कहानी, लेकिन इस समय सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा है। इसीलिए जब बाजार मजबूत है, कोल इंडिया फिर भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। सतपुत्र सर क्या करें, ट्रेडिंग का मन था, तेजी करी थी, 11 रुपए नीचे आ गया है। आशीष, मुझे लगता है यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। काउंटर में कुछ हुआ नहीं है, यानी बाजार अगर आप देखो तो बाजार के सामने एक वीक कैंडिडेट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप होल्ड रखें। 125 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है और 125 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे तो पुल बैक कहां तक आएगा, तो पुल बैक मुझे लगता है 140-145 ये इसका अपर क्लस्टर है। ये 125 ये इसका मीडियन है, इनफैक्ट 130 है इसका मीडियन है। तो 130 के मीडियन के साथ ऊपर में कहां तक जाएगा, 145। सो इसलिए मैंने कहा 125 का स्टॉप लॉस, 145 का रेजिस्टेंस यानी एग्जिट। एक काम करते हैं, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब आज सुबह आए थे सीएनबीसी आवाज पर। गजब का मार्केट्स का आउटलुक उन्होंने शेयर करा, तो वो सुनाऊंगा आपको। और उन्होंने जो सेक्टर्स पे दाव लगाने की बात करी, मैं राजेश सर से ब्रेक में बात करता हूं। उन सेक्टर में राजेश सर की सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा है, ये भी जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब आए थे, जिन्होंने कहा आने वाले 2-3 महीनों में बाजार में निवेश के बेहतरीन मौके होंगे। जब जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, बेहद खराब नंबर्स होंगे और कई सारी अच्छी कंपनी ने निवेश के वो बेहतरीन मौके देने वाले हैं। सुनिए जरा सा नीलेश शाह साहब ने बाजार पर क्या कहा। जो कंपनी कंज्यूमर अप्लायंसेस में है, किचन अप्लायंसेस है, तो वो सारे क्षेत्र बहुत अच्छे करेंगे। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये जो कॉन्सेप्ट्स जो अभी अपनी एक नॉर्मल लाइफ में, एक रूटीन लाइफ में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सारे जो क्षेत्र है उसके जो लीडर्स है, उन लीडर्स पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि टीटी के प्रेस्टीज है, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, केपेबल मैनेजमेंट है और बिजनेस लीडर है हर एक जो क्षेत्र है, ना ही प्रेशर कुकर्स बट किचन अप्लायंसेस और बाकी भी होम अप्लायंसेस में भी। दूसरी है जो अभी कोरोना के चलते हुए हेल्थ, वेलनेस, पर्सनल केयर जो क्षेत्र है, वो भी एक उनके भी प्रोस्पेक्ट्स और भी अच्छे हुए। तो उसमें एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है केडिला ग्रुप की, जाइडस वेलनेस करके। मैंने जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की, तो उसमें जो लीडर है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये भी हमारे पोर्टफोलियो की एक पोजीशन है। ओके, तो ये वो पॉकेट्स हैं कंजम्पशन से जुड़ी, किचन अप्लायंसेस, हेल्थ, वेलनेस कंपनीज, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पे आपको दाव लगाना चाहिए। टीटी के प्रेस्टीज और तमाम स्टॉक्स भी नीलेश शाह साहब ने हाईलाइट करें, वो आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टीटी के प्रेस्टीज, कैडिला, ये फंडामेंटली उनको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन सतपुत्र सर जाते जाते ये जो तमाम स्पेसिस की बात नीलेश शाह साहब कर रहे थे, ये फंडामेंटली अलग कहानी। को टेक्निकली भी कोई मौके हैं क्या इस स्पेस में, कोई आपकी पिक विक? आशीष, मैंने 4 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे।
एक तो टीटी की प्रेस्टीज मेरे हिसाब से ये 5,000 के एक्सक्यूज मी 5,000 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है खोने के लिए 200 रुपए रहेगा, लेकिन आने के लिए कम से कम मुझे लगता है 1,000 रुपए तो आ सकता है। तो टीटी के प्रेस्टीज एक अच्छा पिक रहेगा। एसआईपी करे, एक्यूमुलेशन करे। बजाज इलेक्ट्रिकल की जो आपने बात छेड़ी थी, बजाज इलेक्ट्रिकल देखिए ऊपर से 470 से अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हुआ है और ये 380 और 390 पे सेटल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पुल बैक कैंडिडेट होगा, फिर से ये 430 440 का हिट करेगा। बट बीइंग अ एफ एंड प्लेयर मुझे एक हेवल्स पे थोड़ा मेरा यहाँ पे ध्यान है। 550 पे ये खड़ा है हेवल्स। एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी 535 का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है आशीष चार्ट देखिए 600 650 तक जा सकता है। यहाँ पे अभी शॉर्ट कवर रैली बाकी है, ये तो डाइजेस्ट कर रहा है इस लेवल को, और 550 डाइजेस्ट करने के बाद इसमें कम से कम मुझे लगता है 600 650 का एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड होगा। हैवेल्स वायदा का स्टॉक 600 650 के बड़े टारगेट्स यहां पे नजर आते हैं। चलिए सतपुते सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस नोट पर आज Thank you, की आशीष। खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पर हर्षदा लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंत्र।